मनगढ़ के विकास अधिकारी संघ ने दिया धरना, नियम विरुद्ध स्थानांतरण करने का लगाया आरोप, राज्य सरकार के आदेशों की गई अवहेलना। जयपुर में ज्योतिष गौरव उपाध्याय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भविष्य की खोज है भाग्यम, भाग्यम से बढ़ेगा भारत का गौरव। सिंध में जिल्लत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर लोग, अपनी मांग को मांगते थक गए ग्रामीण, अभी गहलोत सरकार से उम्मीद। लालसोट में मनाया जा रहा हेला ख्याल संगीत दंगल, मुख्य मार्गों से होते हुए निकाली गई गणगौर की सवारी, हर साल की भांति इस साल भी लोग हुए शामिल। भरतपुर में आम रास्तों में जल भराव से ग्रामीणों में रोष, धीमी गति से किया जा रहा डेफिकेशन फ्री का कार्य, लोगों ने मंत्री को बताई अपनी समस्याएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र और राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब खबरों से, जहां पर भारत में महिला का आगे आना और अपने स्तर से उठकर आगे बढ़ना ही महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। महिला सशक्तिकरण के तहत इन सभी मुद्दों के साथ ही साथ महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामले लगातार उठाए जाते हैं। समाज में आधी आबादी महिलाओं की स्थिति में सुधार, महिलाओं को समाज में उचित सम्मान मिल सके और महिलाओं को लेकर समाज की संकीर्ण सोच में बदलाव आ सके, इसे लेकर के कई महिलाएं रात दिन काम कर रही हैं। ऐसा ही एक महिला है जहां पर ऐसे एक महिला सामने है, जहां पर जेबा सिद्दीकी उनका नाम है, जिन्होंने काफी कम उम्र में ही समाज की सेवा से काम करना शुरू कर दिया है। जेबा सिद्दीकी से हमारी ब्यूरो चीफ पूजा जोशी ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है जेबा सिद्दीकी ने। हमारे देश का कानून और धर्म दोनों महिलाओं को सम्मान और अधिकार देते हैं, लेकिन समाज उन्हें यह सब देने की बजाय उपेक्षा, उत्पीड़न और अत्याचार आदि देता है। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं महिलाओं को हर वह हक दिला सकूं जिसकी वह हकदार है, और यह कहना है महिला अधिकारों के लिए लड़ रही महिला कार्यकर्ता जेबा सिद्दीकी का, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली है और अब तक उन्होंने अपनी टीम और संस्था के माध्यम से 1000 से ज्यादा परिवारों को टूटने से बचाया है। वे महिला के अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के काम के लिए जानी जाती है। ऐसे ही घर की बेटी लक्ष्मी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जेबा सिद्दीकी से। जेबा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो आप काम करते हैं ये आपने कब से शुरू किया और इसकी समझ यानी कि आपने कैसे सोचा कि आप यही काम करें? पहले तो मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए, और मैं ये काम सोशल वर्कर 15 साल से कर रही हूँ। और मेरा करने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि मैं इन सारी पीड़िताओं से गुजरी हूँ। मेरी शादी 2004 में हुई थी और मेरे शौहर का एक्सपायर हो गए थे 2012 में। उसके बाद से जो मेरे ससुराल वाले थे वो काफी मेरे पे अत्याचार करते थे। एक मेरी बच्ची भी है, 15 साल की हो चुकी है, और हमें मतलब उन लोगों ने इतना परेशान करा, काफी उन लोगों ने हमें परेशान करा। हमें ना रखते थे, ना हमारा कोई सहारा था, ना कुछ था। फिर उसके बाद मतलब मैंने इन चीजों से गुजरने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे महिलाओं के लिए कुछ करना है, क्योंकि ये सारी चीजें आज मेरे साथ गुजर रही हैं। तो काफी महिलाओं को मैंने बाहर निकल के, जब मैं फील्ड में निकलती थी और मैं देखती थी, तो काफी महिलाएं मेरे सामने इस तरह की निकल के आई कि मैं खुद का गम भूल गई, और उन लोगों का गम देखकर मुझे लगा कि नहीं, कि दुनिया में अपन तो बहुत अच्छे, अपन से भी ज्यादा लोग परेशान है। मैं एक सोसाइटी में काम करती थी और काफी टाइम तक मैंने उस सोसाइटी में काम करा, वहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैं अभी मैं एक एनजीओ में काम कर रही हूँ, और वो जसवा फाउंडर है, जसवा एनजीओ है, और जिसकी अरूप झा वो फाउंडर है वहाँ की। और अभी मेरे को उन्होंने काउंसलर के उस पर रखा है, और हम लोग अभी एजुकेशन को लेके, नशे को लेके वो काम कर रहे हैं। और हमारा सबसे मेन चीज ये मकसद है, जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है, काफी उन लोगों को ये देख लीजिए कि जो उनके हस्बैंड होते हैं जो नशा करते हैं, नशा करने के बाद उनको जो मारा कुटिया करते हैं, जो महिला घरों से निकलती हैं, घरों से बाहर निकलने के बाद जो अपने झाड़ू पोछा करके 2 पैसा जो कमा के लाती हैं, उसको लाने के बाद वो जब घर में आती है तो वही आदमी उन्हें मारा कुटी करके वो पैसा घरों से ले जाते हैं।
तो इसके लिए हम लोगों ने उन लोगों की काउंसलिंग करी, ऐसी महिलाओं के साथ साथ हमने आदमियों की भी करी कि आप अपनी महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार क्यों करते हो। उस पे रीजन नजर क्या है कि सबसे मेन चीज नशा, नशे की उन लोगों के इस तरह की रट लगी रहती है कि उस नशे में उन लोगों को बीवी बच्चे अपने कुछ भी नहीं दिखते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि नशे को तो साथ साथ हम लोगों ने जो काम कर ही रहे हैं, फिर हमने उनके बच्चों की भी काउंसलिंग करी। जो बच्चे बड़े काफी बड़े हो गए हैं लेकिन एजुकेशन नहीं है उनके पास, वो भी अपने माँ बापों के साथ जाके वही झाड़ू बर्तन बच्चियां हैं जो कर रही हैं। तो हमें काफी दर्द सा महसूस हुआ। उस अभी हम लोगों ने फ्री क्लासें दे रहे हैं, हम लोग जो 10th 12th के जो बच्चे होते हैं उनको हम दे रहे हैं फ्री क्लासें। उसमें हमने जिनकी पढ़ाइयाँ रुक जाती हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, उनको हम लोन वगैरह दिला के आगे की उनकी पढ़ाइयाँ भी पूरी कराते महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आप उसमें किसको दोषी मानते हैं, क्या कारण है इन? हैं। मेन चीज तो ये कि नशे को, क्योंकि नशा ही सब कुछ ऐसा है। क्योंकि नशा करने के बाद जो आदमी है जब कमाएगा नहीं, कमा के घर में दो पैसा नहीं लाएगा तो औरत तो खाने के लिए मांगेगी। तो मेन चीज हमारे सामने आया निकल के नशा। नशे के अंदर आप ये देखिए कि हमने बहुत कोशिश चल रही है हम लोगों की, हम बराबर है ना फील्ड में जा रहे हैं, समझाइशें कर रहे हैं। अभी एक मुहिम भी चल रही है, हम लोगों ने उसको लेके भी बड़े बड़े प्रोग्राम करे हैं नशे को लेके, और आगे भी करते ही रहेंगे। और सबसे मेन चीज है कि सारी चीजों में महिलाएं पीड़ित है, महिलाओं को ही सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चाहे वो किसी भी तरह किसी भी समाज की महिला हो, तो हमसे बस ये है कि हम हमारे समाज को बाहर सुधारने के लिए निकले हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इन महिलाओं के साथ जो पीड़िता होती है ये कम हो ही जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, काफी कम हुई है अभी तक, जहां तक हमने देखा पहले में और अब में काफी चेंजेस से आई हैं। और अभी हम लोगों का एक चीज ये भी है कि हम लोग काउंसलिंग करते हैं, हमारे लेवल पे करते हैं, और जब हमसे वो नहीं हो पाती है तो हम महिला आयोग तक भी लेके जाते हैं। थाने तक भी जरूरत पड़ती है तो हम थाने तक भी जाते हैं। हम उन महिलाओं के लिए हमें कहीं भी जाना पड़े हम बराबर जाते हैं, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना जहाँ भी हमें जरूरत लगती है हम उन महिलाओं के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जैसा कि आपने बताया, आप टूटते हुए परिवारों को जोड़ने का काम करती है, तो इन परिवारों के टूटने की असली वजह क्या होती है? इनकी असली वजह ये है कि सबसे मेन चीज है गरीबी। मेन चीज है गरीबी, क्योंकि गरीबी से इंसान लड़ नहीं पाता है। दूसरी चीज है एजुकेशन। अगर आज एजुकेशन महिला के पास होगी तो वो अपने आप में सक्षम होगी, खुद कमा सकती है, खुद अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों की अच्छे से अच्छे परवरिश कर सकती है। तो मेन चीज मेरा तो यही है कि सिर्फ एजुकेशन को लेके और गरीबी को लेके महिलाएं इस चीज को पीड़ित होती हैं। जैसा कि आपने बताया और हमें भी पता चला कि बहुत कम उम्र में आपके हमसफर का इंतकाल हो गया, उसके बाद में आपने अपना एक नाम बनाया, अपनी समाज सेवा की। कैसा रहा आपका ये सफर? इसके बीच आपने किन किन परेशानियों का सामना किया? ये सफर मेरे लिए बहुत ही कठिनाइयों का रहा, क्योंकि जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाएं और जिनके ससुराल वाले नहीं रखे, उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो सारी चीजें मुझे काफी देखने को मिली, और उस परेशानियों से भी मैं घबराई नहीं, डरी नहीं, क्योंकि मेरे साथ एक बच्ची थी और मुझे था कि इस बच्ची के लिए मुझे जीना है और इस बच्ची के लिए ही मुझे कुछ आगे बढ़ना है। मैंने ये सारी कठिनाइयां होने के बाद मैंने एक मन बनाया अपना कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, कि मुझ जैसी काफी महिलाएं जो इन पीड़िताओं से गुजर रही हैं, मुझे उन बहनों के लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ करना है। फिर उसके बाद मैंने एक एनजीओ है, मैंने वहां पे जॉब करी, और वहां जाने के बाद हम लोगों ने वहां पे मुझे अच्छे से अच्छा सीखने को मिला, खूब तजुर्बा मिला, काम को लेके हर चीज मिली। मैं फील्ड में भी जाती थी, फील्ड में जब मैं निकली और जब मुझे वहां देखने को मिला कि बहुत महिलाएं जो बहुत परेशान है, उनके दर्द मुझसे देखे नहीं गए। और काफी टाइम बाद फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अब अपन को बाहर निकलना है और इन सारी चीजों को पाबंदियों को तोड़ना है। मैं पहले बुर्का पहनती थी, मैं बुर्का पहनती थी और मैं बहुत नकाब में रहती थी, और यही तक कि तो मुझे इतना बोलना भी नहीं आता था जितना मैं आज बोल रही हूँ। फिर ये सारी पाबंदियों को तोड़ के मैं बाहर निकल के मैंने सबसे मेन चीज देखी कि महिलाओं की समस्या, कि इनके साथ जो पीड़िता हो रही है उनको किस तरह अपन बुखारे। हम लोगों ने इन महिलाओं के लिए एक काउंसलिंग सेंटर चलाया। उसके अंदर जो भी महिलाएं जिनके घर टूटने की नौबतें होती थी, हम उनकी काउंसलिंग करके उनके घर बसाना हम लोगों ने शुरू करे। और ये अभी फिलहाल ही हमारे पास एक केस ऐसा आया था जो कोर्ट में भी चला गया, थानों पे भी चला गया, बिरादर के जो कास्ट के जो लोग होते हैं 5 आदमी वो भी बैठ गए, उसके बावजूद भी मतलब वो घर नहीं बच रहा था। फिर वो लोग बच्ची हमारे पास आई और उस बच्ची की ज्यादा उम्र भी नहीं थी,
हमने उसकी काउंसलिंग करी और हमने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या चीज है? कि नहीं, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, क्योंकि उस आदमी ने उसके साथ इतने अत्याचार कर रखे थे कि ना उसे खाने को देता था, ना उसको कोई खर्चा देता था। उसका जो एक छोटा सा बच्चा था, ये था कि तो दूध पीने के पैसे भी उस बच्चे को नहीं देता था। अगर वो बीमार पड़ जाती थी तो दवाइयां भी नहीं लाता था। और जिसमें ऐसा कुछ नहीं कि उसको कोई नशा करता था या कुछ और आदत में था, लेकिन सिर्फ वो अपने माँ बापों के कहने पे चलता था। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे रहना ही नहीं है। तो हमने कहा कि देखो, आज आप तलाक ले लोगे तो इसमें उसका तो कुछ नहीं जाएगा, जिंदगी आपकी खराब होगी, क्योंकि वो तो दूसरी शादी कर सकता है। हमारे इस्लाम के अंदर हम महिलाएं दूसरी शादी भी नहीं कर सकते जब तक कि पहली शादी हम लोगों के नहीं टूटे। फिर उसके बाद हमने उस बच्ची की काउंसलिंग करी। उस काउंसलिंग के अंदर हमने उस बच्ची को 3 दिन तक कंटिन्यू हमारी काउंसलिंग चली। हमने उसको समझाया कि आप अपना घर इस तरह नहीं बिगाड़ सकते हो, आपके बच्ची का साथ है, आप अपनी लाइफ का डिसीजन इतनी जल्दी नहीं ले सकते हो, आपको इसे सबक सिखाना है। तो उसने कहा कि मैम, मैं तो इसको ऐसे सबक सिखाऊंगी, जब मैं छोड़ दूंगी ये दर दरों के ठोकरे खाएगा। तो मैंने कहा, आपकी गलत फहमी है, वो ठोकरे खाएगा, आपके बाद वो दूसरी कर लाएगा। ये सारी चीजें करने के बाद उसने कहा कि ठीक है, मैं इनके साथ रहने को तैयार हूँ। तो हमने लड़के से बोला कि आप इसको रखने को तैयार हो? बोला हाँ मैं रखूंगा, लेकिन मैं किराए के मकान में रखूंगा। लेकिन हमने लड़की को कहा कि नहीं, अगर आप बोले हाँ मैम मैं किराए के मकान में रहूंगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड वगैरह हैं, जो मेरे ससुर है, वो मुझे टॉर्चर करते हैं, सास नंदे टॉर्चर करती हैं। हमने कहा कि पहली चीज तो आपका हक उस घर में, आप शादी करके उस घर में गए हो तो वही आपका घर है। क्योंकि आज अगर आप उस घर से चले जाओगे और इनको कुछ चीज होती तो कहते हैं हमारे पास तो रहती नहीं थी, ये तो किराए के मकान में रहती थी। तो हमने कहा कि मेन चीज है, आप शादियों के वही है, वही आपका सब कुछ है। तो वो उन्होंने हमारी बात को समझा और सारी चीज करने के बाद एक अच्छा सा रिजल्ट हम लोगों के सामने निकल के आया। दोनों पक्षों की हमने 3 दिन तक काउंसलिंग करी। उस काउंसलिंग में दोनों ने एक साथ रहने का समझौता करा और उन्होंने आज अच्छे से वो रह रहे हैं और घर बसा हुआ है उनका। और दूसरी चीज, एक चीज और आपको मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि कोर्ट कचहरियों में सालों लग जाते हैं खर्चा बनने में। हमने सिर्फ 3 दिन के अंदर उस लड़की का खर्चा भी बनवाया। वो हर महीने उसको 3,000 रुपए देता है, वो अच्छे से देती है और हमारी उससे बातचीत होती रहती है। वो कहती है कि आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा करा, आज मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ। और ऐसी एक ही नहीं, हम लोगों ने काफी घर हम लोग बसा चुके हैं और बराबर बसा रहे हैं और महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मेरा एक अहम सवाल और, कहते हैं कि हर एक सक्सेस इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है और वो उसे मोटिवेट भी करता है, आगे बढ़ाने में उसकी मदद करता है। तो आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ? मेरे सक्सेस के पीछे मेन चीज है मेरे फादर एंड मेरे मदर और मेरी फैमिली पूरी, मेरे भाई बहन, मुझे फुल, मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट है। आज उन्हीं की मेहनत से मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। और क्योंकि मुझ जैसी लड़की, मेरी 17 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी, 22 साल की उम्र में मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था। उसके बाद जो मेरे सामने परेशानियां आई है, ऐसी परेशानियों में मेरे माँ बाप ने और जो मेरी फ्रेंड सर्किल है, उन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट करा। आज मैं उन तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहे। तो राजनीति का सफर कैसे और कब शुरू हुआ? राजनीति का सफर मेरे एक सोशल वर्कर से ही शुरू हुआ। क्योंकि जब मैं समाज की सेवा करती थी और मैं जब बाहर निकलती थी, क्योंकि मेरा जो काम है कच्ची बस्तियों में जब मैं जाती थी, तो वहां पे हमने जो काम करा तो हम लोगों के दिलों पे छा गए। लोग हमसे मोहब्बत करने लगे और काफी, आज मेरे से काफी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। कम से कम मेरे पास कम से 1,500 महिलाएं मेरी एक आवाज पे आके खड़ी होती हैं। सिर्फ इसलिए खड़ी होती हैं क्योंकि मेरे में खूबी नहीं है, उन्हों में खूबी है। क्योंकि आज मेरी पहचान उनसे है। क्योंकि जब मैं निकली और जब मैंने उनके साथ में रहती हूँ और उनके साथ मैं कहीं भी जाते हैं, हम इंजॉय करते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, तो वो हमेशा मेरे लिए ऐसे खड़े होते हैं एक फैमिलियों की तरह। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक स्तर पे मैं आऊंगी तो उन्हें ऐसा लगा कि ये हमारे लिए कुछ कर सकती है। तो फिर इसलिए मेरा मन बना कि ठीक है, आप लोग जब, तो मैंने जब मैंने अपना मन बनाया, तो उसके बाद मैंने टिकट मांगा। लेकिन वो टिकट मुझे दिया नहीं गया। उसका रीजन यही था क्योंकि मेरे जो वार्ड में जो पार्षद थी, वो मेयर की दावेदार थी। और दूसरा, मेरे वन साइड वोट चले थे, उनको लगता था कि इनकी पकड़ अच्छी है, इनके ये सोशल वर्कर हैं, हर घर में इनकी घुसपैठ है, तो ये 100% चुनाव जीतेंगी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से कांग्रेस का एक मेयर जा रहा था, समर्थन करा और कांग्रेस के लिए एक अपनी कुर्बानी दी। कि मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, मेरी वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद राजनीति में आने का ये मकसद था कि जब मैं राजनीति में आई तो काफी परेशानियां मुझे सामने को देखने को मिली।
क्योंकि जब राजनीति में गए काफी महिलाएं हमसे टकराई, तो उनकी सबकी भी यही समस्या थी कि हमारे हस्बैंड हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमारे साथ वैसा कर रहे हैं। काफी पीड़िताएं मुझे देखने को मिली। इस हिसाब से मैंने राजनीति ज्वाइन करी और आज राजनीति में भी बहुत अच्छा मेरा वो चल रहा है आप लोगों की दुआ से। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन समाज के लिए जीना भी एक तपस्या है, क्योंकि समाज सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसका मौका हर किसी को नहीं मिलता। भगवान यदि किसी को इस लायक बनाता है तो उसे हर हाल में जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। हमारे खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटियां में आज हमने आपको ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाया है। आगे भी ऐसी ही शख्सियत से हम आपको जल्द ही रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए मेरे साथ घर की लक्ष्मी बेटियां कार्यक्रम में। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पंचायत समिति रावतसर में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र गोदारा को राज्य सरकार के नियमों के विपरीत एपीओ जापर और साथ ही स्थानांतरण करने के विरोध में सोमवार को ग्राम विकास अधिकारी संघ गोहर के जापर संघ नोहर के बैनर तले ही ग्राम विकास अधिकारियों ने पंचायत समिति मुख्यालय के पास क्रमिक धरना किया है। सोमवार को क्रमिक धरने पर ग्राम विकास अधिकारी विवेक श्योरान, दिनेश भानु और साथ ही साथ जो कई लोग भी इस दौरान उपस्थित रहे। संघ के उप शाखा अध्यक्ष बनवारी लाल सुथार ने बताया है कि पंचायत समिति रावतसर के ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र गोदारा का नियमों के विपरीत आदेशों की प्रतीक्षा और स्थानांतरण राज्य सरकार के आदेशों की सीधी अवहेलना है, जिसे संघ सहन नहीं करेगा। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पंचायत समिति भादरा में धरना प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि रावतसर पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र गोदारा को जिला परिषद हनुमानगढ़ एपीओ कर स्थानांतरण कर दिया गया। नियम विरुद्ध स्थानांतरण व एपीओ किए जाने को लेकर के ग्राम विकास अधिकारी संघ में भारी आक्रोश है। धरने पर बैठे आक्रोशित ग्राम विकास अधिकारियों का कहना है कि ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र गोदारा को बिना किसी कारण के स्थानांतरण बंद होने के बावजूद भी उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि सरकारी नियमों की अवहेलना व प्रशासनिक अधिकारियों का तुगलकी फरमान है, जिसका भादरा ग्राम विकास अधिकारी संघ जमकर इसका विरोध कर रहा है। भादरा ग्राम विकास अधिकारी संघ का कहना है कि जब तक एपीओ आदेश व तुगलकी स्थानांतरण को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा में धरना लगा करके बैठे रहेंगे। हमारे रावतसर पंचायत समिति में श्री राजेंद्र जी गोदारा को माननीय सीओ साहब ने बिना किसी कारण के तुगलकी आदेश जारी कर 22 तारीख को एपीओ कर दिया तथा 1 अप्रैल को उनका स्थानांतरण करके पंचायत समिति नोर लगा दिया, जबकि राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक वर्तमान में स्थानांतरण पर तथा एपीओ आदेश पर पूर्णतः प्रतिबंध है। रावतसर पंचायत समिति के साथी 31 तारीख से लगातार धरने पे बैठे हैं। उसके उपरांत भी प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई और आज तक राजेंद्र जी गोदारा के साथ न्याय संगत बात नहीं की गई। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज पूरे जिले की शेष 6 पंचायत समितियों के भी ग्राम सेवक समस्त कार्यों को बहिष्कार कर पंचायत समिति मुख्यालय पर धरने पर बैठे। भाई राजेंद्र जी गोदारा को 22 मार्च को एपीओ आदेश सीओ साहब द्वारा किए गए, वो आदेश निष्क्रिय है, उसका स्थानांतरण किया गया, वो आदेश निष्क्रिय है। उसके समर्थन में हमारा धरना सामूहिक रूप से उसके समर्थन में है। गलत आदेश बिना कारण किसी आदमी को स्थानांतरण किया जाना या एपीओ किया जाना न्याय संगत नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया है कि भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू समाज के द्वारा कस्बा करौली में शोभा यात्रा बाइक रैली निकाली जा रही थी, जिसमें कि असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की घटना करके जहां पर कानून व्यवस्था को प्रभावित किया गया है, जिससे नगर परिषद क्षेत्र करौली में शांति व्यवस्था को गंभीर हानि पहुंची है और साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द व सद्भाव बिगाड़ने का अंदेशा भी है। और इस संबंध में ही नगर परिषद क्षेत्र में शांति बनाए रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट ने 2 अप्रैल की साया 6 बजे से लेकर 6:30 से लेकर के 4 अप्रैल की मध्यरात्रि 12 बजे तक की कर्फ्यू लगा दिया है। बता दें कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अपने गृह सीमा से बाहर नहीं निकल पाएगा और यह प्रतिबंध कानूनी व्यवस्था की ड्यूटी में लगे अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मियों एवं कर्फ्यू पास जो धारी है उन पर लागू ये नहीं होगा।
जहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कर्फ्यू लागू किया गया है। और साफ तौर पर बता दें कि 2 अप्रैल को 6:30 बजे से ये कर्फ्यू लागू किया गया है, जो कि 4 अप्रैल को रात के 12 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। और इस समय अवधि में पुलिस और जो अन्य जो कर्फ्यू में लगे हुए अधिकारी हैं, उन सभी के लिए ये कर्फ्यू मान्य नहीं है। उन सभी को कर्फ्यू से छूट रख दिया गया है और बाकी सभी को उनके घर में रहने के लिए बोला गया है। बता दें कि 4 अप्रैल को 12 बजे इसका ये जो कर्फ्यू है वो खुलने वाला है। करौली में ये कर्फ्यू लगाया गया है और सरकारी भवनों में बता दें कि जहां पर जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र में की गई बजट घोषणा के अनुसार सरकारी भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव शीघ्रता से प्रस्तुत करें, ताकि भूमि आवंटन कार्य को प्रगति प्रदान किया जा सके। राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी तत्काल सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट को भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने साथ ही कहा कि उन्होंने उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर कानून और शांति व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखें। जयपुर में ज्योतिष गौरव उपाध्याय ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि दरअसल बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किया था उन्होंने, और साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने अपने अथक प्रयासों से हजारों ज्योतिष गणनाओं की पूर्णतः वैज्ञानिक व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की है। गौरव ने न सिर्फ ज्योतिषी गणनाओं के वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित किए हैं, बल्कि उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी टीम के साथ ही मिलकर के डाटा एनालिसिस्ट और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर एक ऐसी ऐप विकसित की है जो मनुष्य वैज्ञानिक तरीका है। वही साथ ही बता दें कि उन्होंने साथ ही कहा कि क्योंकि इसमें एक मशीन विभिन्न घटनाओं के आधार पर भविष्य का आकलन करती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि ये ऐप गूगल प्ले पर भी उपलब्ध है। जहां पर जयपुर में ज्योतिष गौरव उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और जो ये ऐप है, ये जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसके तहत मनुष्य वैज्ञानिक तरीका और साथ ही ये जो ऐप बनाई गई है, एक ऐप को विकसित किया गया है जिसके तहत जो इंसान का भविष्य है विभिन्न घटनाओं के आधार पर, एक मशीन है जो विभिन्न घटनाओं के आधार पर जो आपका भविष्य है वो बता सकेगा। ज्योतिष गौरव उपाध्याय ने इस पीसी कर इस ऐप के बारे में बताया और साथ ही कहा कि गूगल प्ले पर ये आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ऐप में। साथ ही ये जो ऐप है वो भविष्य बताने का दावा करता हुआ नजर आया है और साथ ही जो टेक्नोलॉजी के टीम के साथ मिलकर उन्होंने डाटा एनालिसिस किया और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये ऐप तैयार किया है, जो ऐप इंसान की जो एक मशीन है विभिन्न घटनाएं पर जो आधारित उनके जीवन है और विभिन्न घटनाओं पर आधारित उनका भविष्य बता सकती है। और साथ ही गौरव उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से हजारों ज्योतिष गणनाओं की पूर्णतः वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। ये ऐप जो है भाग्यम के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे लॉन्च हुई है। ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऐप है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर एल्गोरिथम के आधार पर भविष्य की गणना करके आपको बताती है। हर दिन का डेली फोरकास्ट होता है, हर दिन के बारे में यूजर को पता पड़ता है कि उसका दिन कैसा जाएगा। और 16 साल की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद ये ऐप डेवलप की गई है। अब वो फीचर अभी नहीं है, बट वो फीचर जल्दी आने वाला है। इससे पता पड़ेगा कि आपके साथ में क्या डेली ऑटोमेटिकली अपडेट होता है और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आपके पास फोरकास्ट आता है। अभी तो एक हमने सपोर्ट का ईमेल एड्रेस दे रखा है, लेकिन धीरे धीरे हम इसमें और नए फीचर्स अपडेट करते जाएंगे। हाँ, ये फर्स्ट 14 डेज फ्री है, 15 दिन स्टार्टिंग के फ्री है, उसके बाद में 750 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन है। जहां पर गौरव उपाध्याय ने, आपने सुना जैसा कि गौरव उपाध्याय ने कहा कि ये जो ऐप है वो बनाया गया है और इस ऐप को आप गूगल प्ले से इंस्टॉल कर सकते हैं और जो विभिन्न घटनाओं पर आधारित भविष्य का ये आकलन करेगा। ये ऐप ऐसे दावे किए जा रहे हैं
गौरव उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस ऐप के बारे में पूरी जानकारी दी है और उनको कितना समय लगा है बनाने में, इस बारे में भी जानकारी दी है और किस तरीके से इसे बनाया गया है। इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी टीम के साथ डाटा एनालिसिस किया और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर इस ऐप का निर्माण किया गया है, जिस ऐप में यह कहा गया है कि एक मशीन विभिन्न घटनाओं के आधार पर भविष्य का आकलन करेगा। साफ तौर पर इन्होंने ज्योतिष को विज्ञान से जोड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिष की जो गणनाएं होती हैं वो विज्ञान से जुड़ी रहती हैं। मारो राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।